हेलो माय डियर, हमारा चल रहा था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा था। मैं आपको याद है सब लोग को? यस सर। क्वांटम नंबर्स हमारा चल रहा था। क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा चल रहा था। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल। मैंने लास्ट क्लास में आपको, सबको याद होना चाहिए, मैंने आपको एल के वैल्यू समझाए थे, लिखे थे एल के वैल्यू। बताओ जरा, एल का वैल्यू एस के लिए एल का वैल्यू क्या था? 0। एस के लिए एल का 0। बहुत बढ़िया। पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का 2, एफ के लिए एल का वैल्यू 3। तो ये आपको मैंने समझा दिए थे वैल्यूज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो एस के लिए वैल्यू क्या था बेटा? 0, पी के लिए था 1, डी के लिए था 2, एफ के लिए 3 वैल्यू था। और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जी के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। एच के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमको है ही नहीं, एक्चुअली ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं कुछ कारणों से। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए। और लास्ट क्लास में हम ऑर्बिट और सब ऑर्बिट और उनके नेम को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। ये लिख लीजिए जिन्हें नहीं लिखा है, फिर आगे चलते हैं। एस सबसेल, ये सबसेल है, भूलना नहीं, फिर से याद दिला रहा हूं। ये सबसेल है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, ये सबसेल है। अब कभी भी क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस सबसेल, तो याद होना चाहिए 0। पिछली क्लास में मैंने एक बात समझाई थी कि कुछ बातें याद करने की होती हैं, कुछ बातें बिल्कुल लर्न करने की, रटने की, कुछ समझने की, कुछ एक्सेप्शन। तो ये सब बातों का पूरा मिक्सचर होता है। हम इन सब बातों को एब्जॉर्ब करते हुए पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको सब सेल एस के लिए एल का वैल्यू, पी का, डी का, एफ का वैल्यू हमारे पास है, पहली बात। दूसरी बात हटा देते हैं, अब इसको हटा दें। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या तुम्हें याद है साइज ऑफ ऑर्बिट? साइज ऑफ ऑर्बिट कौन सा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है? साइज ऑफ ऑर्बिट, जल्दी बताइए अर्ची। साइज ऑफ ऑर्बिट, साइड ऑफ ऑर्बिट एक्सप्लेन बाई, साइड ऑफ ऑर्बिट कौन बतलाता है? जल्दी बताओ। एन, साइड ऑफ ऑर्बिट एन। और इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लिखवाया था, R इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। इससे साइज, रेडियस पता चल जाता है। रेडियस का मतलब साइज पता, याद करो। रेडियस आप पढ़ चुके हो, 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। साइड ऑफ ऑर्बिट, साइड ऑफ ऑर्बिट की जगह ध्यान से सुनना, साइड ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, साइड ऑफ ऑर्बिटल। देखिए फिर से अब नई बात समझा दी मैंने। साइड ऑफ ऑर्बिटल या साइड ऑफ ऑर्बिट कौन बतलाता है? एन। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये देखिए न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट हो गया। ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम, जिसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस में ओनली 1 होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में 1 है। प्रोटॉन का मतलब जेड का वैल्यू 1 हो गया। प्रोटॉन ही जेड का वैल्यू 1। और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां से, न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना दिख रहा है? 1। और N कितना दिख रहा है? ये देखिए N है, N का वैल्यू है 1 और Z का वैल्यू भी 1 है। Z का वैल्यू 1 का मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। अब बताओ, तुमको इस ऑर्बिट का रेडियस पता चल गया,
ये ऑर्बिट का रेडियस पता चल गया, मतलब एटम का साइज पता चल गया तुमको। इसका डायमीटर निकाल सकते हो तुम, इसका डायमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है पूरा, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये जेड जो है वो 1 है। अब बताओ जेड का वैल्यू यहाँ तुम रख दो, एन का वैल्यू यहाँ तुम रख दो, तो तुम्हें रेडियस ऑफ ऑर्बिट पता लग गया। बताओ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल भी है, अभी आप समझाता हूं मैं अब। तो साइज ऑफ ऑर्बिट बोलिए या साइड ऑफ ऑर्बिटल बोलिए, साइज ऑफ ऑर्बिट बोलिए, साइड ऑफ ऑर्बिटल बोलिए, ये बतलाता है आपको एन। ये 2 क्लास पहले वाली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट पढ़ लीजिए जो कल आपको लिखवाया, दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए जो कल आपको लिखवाया, और आप बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल शेप ऑफ ऑर्बिटल बतलाता है, ये बतलाता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये देखिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, और ये साइड ऑफ ऑर्बिटल। बहुत अच्छे से समझने की बात है, ये साइड ऑफ ऑर्बिटल, साइड ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और साइड ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, और ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बतलाता। अब ध्यान से सुनने की बात है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। एस का शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। बिल्कुल जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बॉल का जैसा साइज होता है, जो बॉल का जैसा शेप होता है, वो बिल्कुल फुटबॉल स्फेरिकल। ये देखिए ये न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए ये न्यूक्लियस, और ये बिल्कुल स्फेरिकल, स्फेरिकल है ये। और स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल भी है और सिमेट्रिकल भी है। आप कैसे भी ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, सब तरफ आर का वैल्यू बराबर है, ये आर का वैल्यू बराबर है, तो स्फेरिकल होता है। एस का, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, बोलिए एस का शेप कैसा होता है, बोलो। स्फेरिकल। एस का शेप स्फेरिकल है, ठीक है। पी का शेप, पी ऑर्बिटल, कोई भी आप पी ऑर्बिटल लेंगे तो वो होगा डम्बेल शेप, डम्बेल, डम्बेल। ये देखिए न्यूक्लियस, और ये एक और ये दूसरा, ये डम्बल हो गया, ये डम्बेल शेप होता है, डम्बल। आपने शंकर जी के हाथ में वो डमरू देखा है ना, ऐसा 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 अपन बजाते हो, बच्चे भी बजाते हैं वो डमरू, जिसमें वो 2 धागे लगे रहते हैं और टम 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 की आवाज आती है, सेम वही देखिए ऐसा शेप है। तो ये शेप होता है डम्बेल शेप, कहते हैं इसको पी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल, डबल डम्बेल, ऐसा डबल डम्बेल। एक तो ये डम्बेल आपको दिख ही रहा है, ये देखिए ऐसा, ये दिख रहा है, और दूसरा एक और ये दिख रहा है, ये डम्बल। तो अब आपको ये शेप दिखेगा तो वो डी ऑर्बिटल का शेप होगा, और एफ ऑर्बिटल का शेप ये होता है वेरी डिफ्यूज्ड, वेरी डिफ्यूज्ड, वेरी डिफ्यूज्ड। वेरी डिफ्यूज का मतलब जैसे, जैसे मैं कोई कागज लूं, जैसे मैं कोई कागज लूं उसको बहुत जगह से फाड़ दूं, ठीक है, तो वो शेप जो बनेगा वैसा, ऐसा, इसको ऐसा देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको ऐसा, ये देखिए एक, फिर ये ऐसा, ये हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा। तो ये कहलाता है वेरी डिफ्यूज्ड शेप। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह से सबसे पहले आप ये बना लें। अब क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को बताने वाला कौन सा क्वांटम नंबर है, आंसर दो। एजीमुथ क्वांटम नंबर एल। आंसर हो गया
एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड साइड ऑफ ऑर्बिटल, एन जल्दी बताओ। एन एन, ये देखिए एन। साइड ऑफ ऑर्बिट की बात, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, मैं अभी समझाऊंगा दोनों बातें। तो साइड ऑफ ऑर्बिट बोले तो एन, और शेप ऑफ ऑर्बिटल बोले तो एल। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल? तो आपको ये चारों ऑर्बिटल के शेप मैंने लिख दिए हैं, इसको लिखने बनाना। तो बना लिया आप लोगों ने? बोलो। अब ऑर्बिटल को मैंने पहली क्लास में आपको बतलाया था कि ऑर्बिटल का मतलब होता है रूम। बताओ एस रूम का शेप कैसा है? अगर तुम्हारे घर में रूम हो तो कई तुमने देखे होंगे, कई तुमने देखे होंगे स्क्वायर, बिल्कुल क्यूब जैसे, कुछ रेक्टेंगल देखे होंगे, कुछ तुमने बिल्कुल स्फेरिकल देखे होंगे, बिल्कुल स्फेरिकल। ठीक है, समझ गए? तो बहुत सारे टाइप के रूम अपन बना सकते हैं घरों में। तो एस रूम का शेप, पी रूम का शेप डम्बेल से, डी रूम का डी डबल डम्बेल, ठीक है, और एफ का वेरी कॉम्प्लिकेटेड या वेरी डिफ्यूज। तो दीज आर द शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। बोलो, बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? बात क्लियर हो गई अच्छे से? ये Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, ये तुमने बनाया हाइड्रोजन को, बहुत अच्छे से समझना। ये तुमने बनाया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन में ये जो आपको दिख रहा है, बोले सर ये तो ऑर्बिट है। अब ध्यान से सुनना, ऑर्बिट का कंसेप्ट हो गया खत्म, अब कंसेप्ट चालू हो गया है ऑर्बिटल का। तो ये ऑर्बिटल भी है, ये ऑर्बिटल भी है। अब बताओ, अगर मैं 1s का शेप, बहुत ध्यान से सुनना, 1s का, मैं 1s का शेप बोलूं तो 1s का शेप ये न्यूक्लियस हो गया, ये स्फेरिकल, ये देखिए 1s का शेप, ये 1s का शेप हो गया है। मैं 2s का शेप बोलूं, ये देखिए ये न्यूक्लियस, ये 1s ही दिख रहा है तुमको, ये 1s, और ये देखिए ये 2s हो गया, ये 2s हो गया। मैं 3s बोलूं तो ये न्यूक्लियस, ये आपको 1s दिख रहा है, ये 2s दिख रहा है, और ये देखिए आपको 3s दिख रहा है। तो अब बताओ, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ये देखिए इसको हटा दिया मैंने, अब ये देखिए 2s दिख रहा है। अब देखो 1s का शेप भी कैसा है, स्फेरिकल, 2s का शेप भी कैसा है, स्फेरिकल, 3s का शेप भी कैसा, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया है, देखिए ये हटा दिया, ये हटा दिया मैंने। अब बताओ 3s का शेप कैसा दिख रहा है? जल्दी बताओ, 3s का शेप कैसा दिख रहा है? ये भी स्फेरिकल दिख रहा है, ये भी स्फेरिकल दिख रहा है, ये भी स्फेरिकल दिख रहा है, दोनों स्फेरिकल दिख रहे हैं। बट साइज, ये देखिए इसका आर कम होगा, इसका आर ज्यादा होगा, इसका आर और ज्यादा होगा। तो साइड ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट भी है, ये थर्ड ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, ये थर्ड ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट है, ध्यान से सुनना। ये इसका 3s का क्या मतलब बताया था मैंने कल आपको? 3s का क्या मतलब बताया था? ये थर्ड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये उसका सब ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट का सब ऑर्बिट, तो जितना ऑर्बिट है उतना ही सब ऑर्बिट का साइज होगा। ऑर्बिट का जो साइज होता है वही उसके सब ऑर्बिट का साइज होता है, साइज में अंतर नहीं होगा, समझ गए? ये देखो, तो थर्ड ऑर्बिट का जो साइज है उसी साइज का ये 3s ऑर्बिटल है, उसी साइज का ये 3s ऑर्बिटल है, और 3s ऑर्बिटल भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है।
अब इसको मत देखो, इसको देखो, स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, मतलब क्या हुआ, एस ऑर्बिटल। अब बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी ऑर्बिट का, चाहे वो ऑर्बिट 1 हो, चाहे ऑर्बिट 2 हो, चाहे ऑर्बिट 3 हो, किसी भी ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट हमेशा स्फेरिकल होगा। अब बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बोला कि भाई कोई भी एस ऑर्बिटल हो वो हमेशा स्फेरिकल ही होगा, एस ऑर्बिटल हो वो हमेशा स्फेरिकल ही होगा। बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब देखो एन ने क्या बताया, साइज अलग अलग होंगे, ये देखो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा। ये अगर मैं 1s देखूं तो इसका अलग होगा, 2s देखूंगा तो अलग होगा, 3s देखूंगा तो और बड़े साइज का होगा। तो साइज ऑफ ऑर्बिट, size of orbit is explained by n, while size of shape of orbital is explained by l। दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर हो रहा है आपको? बताइए मुझे, दोनों की बात क्लियर हो रही है आपको? Yes, sir. ये पी, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये वही न्यूक्लियस है जो इसमें दिख रहा है। अब मैं 1p तो होता नहीं, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, याद है तुमको? कल वाली टेबल में मैंने आपको समझाया था, जो एग्जिस्ट करते हैं वे इंपॉर्टेंट, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 2p, ये देखिए 2p का साइज, ये 2p, ये जो साइज है, ये जो साइज है वही साइज है, और 3p का ये जो साइज है, ये देखिए डिफरेंस समझ आ रहा है? ये डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? देखो ये 3p है, ये आपका 3p है, ये आपका 2p है, और 1p तो होता नहीं है, 1p तो एग्जिस्ट करता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ 2p का साइज बड़ा है कि 3p का साइज बड़ा है? साइज 3p। बताओ तो 3, ये साइज ऑफ ऑर्बिट बतलाने वाला, ये साइज, ये पूरा, इसमें आप ऐसा बना सकते थे, ये देखिए ये बना दिया मैंने। इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका s, ये हो गया 3s, और ये हो गया आपका 3p। तो साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट बतलाने वाला n, साइज ऑफ ऑर्बिट बोलो, साइज ऑफ ऑर्बिटल बोलो, बतलाने वाला n, लेकिन शेप इसका भी डम्बेल है, ये भी डम्बेल है, ये भी डम्बेल है। और अगर आप 4p बनाओगे, 4p, तो 4p का साइज और बड़ा हो जाएगा। देखिए ये 4p, ये न्यूक्लियस हो गया, 4p का साइज और बड़ा हो जाएगा। अब बताओ साइज में और शेप में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं आपको? जल्दी बताओ, साइज में और शेप में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हो गया ना क्लियर? तो अब जहां हम n की बात करेंगे तो रेडियस बोलिए, साइज बोलिए, ठीक है, एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, r आपको मालूम है। और अगर मैं शेप की बात करूंगा तो ये होगा, ये शेप सामने। अब 3 में यही न्यूक्लियस मैंने यहां बनाया है, ये 3 का ही है न्यूक्लियस, ये देखिए 3 लिखा है, इसमें 3 का न्यूक्लियस है, बट दिस इज 3p, दिस इज 2p, दिस इज 4p। अब मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होगा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल में। देखिए इसको बना लो ऐसा, पढ़ने में 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, उससे जो भी वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन आए वर्ल्ड का बनेगा। नेक्स्ट है, बढ़ा दें आगे, बोलो बना लिया आप लोगों ने? बना लिया आप लोगों ने? आप बात सुनिएगा, एस के लिए आपने एल का वैल्यू क्या लिखा था? 0 लिखा था। ध्यान से देखना, ये देखिए ये क्या है, ये 1s है,
ये क्या है 2s है, ये क्या है 3s, क्या ये क्या है ये बताइए, ये 2 क्या है जल्दी बताइए, ये 2 क्या है ऑर्बिट, और ये क्या है सब ऑर्बिट, ये 1 क्या है ऑर्बिट, और ये क्या है सब ऑर्बिट। याद है, ये लिख दिया मैंने दोबारा, अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। अरे एस हो तो भी इसके लिए एल का वैल्यू 0, ये एस है तो भी एल का वैल्यू 0, ये एस इससे मतलब ही नहीं है, तो 2 ऑर्बिट का है एस सब सेल, ये देखिए सब सेल एस के लिए एल का वैल्यू 0, ये एस हो तो भी एल का वैल्यू 0, ये हटा रहा हूं ना, ये एल का वैल्यू 0, ये देखिए पी है, ये 2 ऑर्बिट है और ये पी सब ऑर्बिट है, ये देखिए 2 को तो हटा दीजिए, एन का वैल्यू 2 हो गया, तो पी के लिए एल का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये देखिए पी के लिए एल का वैल्यू 1 है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो ये पी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 1, ये पी के लिए भी एल का वैल्यू क्या होगा 1। बोलो पी कोई सा भी हो एल का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बोलो पी कोई सा भी हो एल का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। 1। अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, डी कोई सा भी हो एल का वैल्यू क्या होगा 2, एफ कोई सा भी हो भैया एल का वैल्यू होगा 3। तो यहीं पर बस अगर तुमको ये बात समझ आ गई तो यहीं पर लिख डालो और मैं पूरी टेबल कर देता हूं। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर 2-3 बातें यूज कर ली क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड कर दिया थोड़ा सा, मैंने एल भी बतला दिया और साइज भी बतला दिए, शेप भी बतला दिया, उनका डिफरेंस भी समझा दिया कि तुम शेप में साइज में और डिफरेंस कैसे करोगे। चलो तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और मुझे उम्मीद है तब भी आपको समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं गई होगी। अब मैं पूरी टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को लिखना बाद में पहले एक बार ऑब्जर्व कर लेना फिर लिख लेना बहुत आराम से, कल का आज तक का पूरा एक ही में आ जाएगा। देखना ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट हो गया 1, ये हो गया सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट बताइए 1 में कितने सब ऑर्बिट होते हैं 1 में कितने सब ऑर्बिट होते हैं 1। ये इसका कलर ब्लैक कर दीजिए, इसका ब्लू कर दीजिए, कलर अलग अलग कर दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 1 होगा, ये 1 ऑर्बिट के लिए, ये n है, n का वैल्यू 1 है, ये n का वैल्यू 2 हो तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने होंगे जित बताइए 2। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने होंगे 2, ये 2 ठीक है। L का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 हो तो L के कितने वैल्यूज होंगे 3। ये देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L, इसमें 1 होंगे, इसमें 2 वैल्यूज होंगे, इसमें 3 वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, ये तुम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट बोलो चाहे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, ऐसा सोचो, बहुत ध्यान से सोचना। मुझसे पूछा आपके कितने बेटे हैं तो मैंने आंसर दिया 1, ये देखो। इससे पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं, बोले आंसर दिया 1, ठीक है आंसर 1। बोले उसका रोल नंबर, तो आपको क्लास में एक ही रोल नंबर मिलेगा, घर में एक ही रोल नंबर मिलेगा, बोले ये है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L 1 ही मिलेगा, ठीक है एक ही रोल नंबर लिखा मिलेगा। यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 3 मिलेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर नेम ऑफ सब ऑर्बिट, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगला नेम ऑफ सब ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ सब ऑर्बिट थे, इसी का मतलब ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L, नंबर ऑफ, अब मैं लिख रहा हूं नेम ऑफ सब ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, नेम ऑफ सब ऑर्बिट
एस होगा केवल, इसमें एक एस होगा एक पी होगा, इसमें एक एस होगा एक पी होगा एक डी होगा। ये देखिए 4 होता, एन का वैल्यू 4 होता तो एल के कितने वैल्यूज होते? 3। ये देखिए 3, चाहे तुम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 3 बोलो, ये 4 होता, सॉरी ये 4, ये 4। चाहे तुम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट बोलो और सब ऑर्बिट की नंबर की जगह वैल्यू बोलो तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही वैल्यू। इसकी 2 वैल्यू, इसकी 3, इसकी 4 वैल्यू मिलेगी। अब अगली, इसको मैं 3 बार समझाऊंगा, आराम बस ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एस मिलेगा, एक पी मिलेगा, एक डी मिलेगा, एक एफ मिलेगा। ये आपके नंबर ऑफ नेम ऑफ सब ऑर्बिट हो गए। देखो कितने हैं? 1। कितने हैं? 2। ये देखिए 2, ये 2, ये हो गया और ये हो गया। कितने दिख रहे हैं बोलो? 2। नंबर ऑफ वैल्यू की जगह आप ये भी देख सकते हो, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। इसको हटाओ जरा, देखो कितने सब ऑर्बिट दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? ये देखिए, बोले एक दिख रहा है हमको एस और दूसरा दिख रहा है हमको ये पी। ये उसी तरह कितने सब ऑर्बिट दिख रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट दिख रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट दिख रहे हैं? बताओ जल्दी। 3। थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट दिख रहे हैं? 3। कौन कौन से? ये दिख रहे हैं, SPD। ये हाँ, 1 हो गया, ये 2 और ये 3। ये 3 दिख रहे हैं, तो 3 सब ऑर्बिट दिख रहे हैं। यदि 3 सब ऑर्बिट दिख रहे हैं घर में तो संख्या कितनी दिख रही है? 3। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। ये देखिए 3 बच्चा। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 3। आ गया समझ में? यही 3 दिख रही है, 1 2 3, ये हो गए 3। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। तो इन दोनों का सेम मीनिंग है, इन दोनों का सेम मीनिंग है ये। तो मैंने नंबर ऑफ सब ऑर्बिट बोले चाहे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सब ऑर्बिट बोले, इन दोनों का ये सेम मीनिंग है। इन दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है और इन्हीं के नाम लिख दिए मैंने। अरे भाई इधर देखो, इससे पूछा 1 ऑर्बिट से पूछा तेरे कितने सब ऑर्बिट है? बोले 1। 1 ऑर्बिट से पूछा, बोले तेरे कितने बेटे हैं? बोले 1। बोले नाम बोलना? बोले एस। बोले नाम क्या है? एस। ठीक है, अब एस है तो एस की कितने रोल नंबर होने चाहिए? 10th क्लास में 1 रोल नंबर मिलेगा कि 10 रोल नंबर मिलेंगे कि 2 मिलेंगे कि 3 मिलेंगे? जल्दी बताओ। एक ही रोल नंबर होगा? 1 सर। एक रोल नंबर होगा। अब वो रोल नंबर कौन सा होगा उसे समझना है। रोल नंबर तो एक ही दिख रहा है पर वो रोल नंबर कौन सा होगा उसे समझना है। ध्यान से समझिए, हमने एल के वैल्यू अभी लिखे थे, ये वैल्यूज ऑफ एल। बोले सर आपने यहाँ पर वैल्यूज ऑफ एल लिखा है, यहाँ टोटल कर लीजिए, टोटल, टी फॉर टोटल, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये देखिए, और ये वैल्यूज ऑफ एल है। ध्यान से समझना, वैल्यूज ऑफ एल। एस के लिए 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। बोले सर कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ पर? देखो ये नंबर ऑफ वैल्यू देखो कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यू देखो कितनी है? 4। यहाँ गिनो कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4, 4 वैल्यू दिख रही है। ये 4 अलग अलग रोल नंबर दिख रहे हैं क्लास में। क्लास में एक कागज लगा है जिस पर 4 रोल नंबर दिख रहे हैं। एक तर 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तुम कह रहे हैं कि यार 4 रोल नंबर वो कैसे लिखे रहेंगे? ये क्लास हो गई, इधर देखना, ये क्लास हो गई, ये क्लास उसकी शीट लगी है, ये क्लास 10th की शीट लगी है, ये क्लास की शीट लगी है जिसमें एक रोल नंबर लिखा है 0,
ये दूसरा नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 2, चौथे नंबर पे 3। बताइए टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 टोटल कितने दिख रहे हैं? 4। ये लिखे हैं 4। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल 4। और वो कौन कौन से वैल्यू हैं? एक है 0, एक है 1, एक है 2 है, एक है 3। स्पेसिफाई करिए। तो स्पेसिफाई कर रहा हूं। एस के लिए वैल्यू होता है 0, पी के लिए होता है 1, ये डी नाम का लड़का है उसका है 2, और ये एफ नाम का लड़का है जिसका रोल नंबर है 3। एफ नाम के लड़के का रोल नंबर कितना है? 3। एस नाम के लड़के का रोल नंबर कितना है? 0। पी वाले का 1, डी वाले का 2। ऐसे कुल रोल नंबर कितने हैं? 4। ये देखिए 1 2 3 4 4, पर रोल नंबर ये है। यानी वैल्यूज ऑफ एल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वैल्यूज ऑफ एल है। ठीक है, अब मैं ये पूरे टेबल को फिर से इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं आपको ऑर्बिट 4 दे दूं कि 4th ऑर्बिट दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th ऑर्बिट में आप पहुंच गए। मैंने आपसे पूछा 4th ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, कितने? तो आप आंसर दोगे उतने ही। ये देखिए 4 में 4 सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 4। समझ गए? पहली बात। मैंने आपसे पूछा कि अगर n का वैल्यू 4 हो तो टोटल वैल्यूज ऑफ एल कितने होने चाहिए? तो तुम्हारा दिमाग चला यार टोटल वैल्यूज ऑफ एल, एल तो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है और सब ऑर्बिट तो 4 होते हैं, तो 4 वैल्यू होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ, समझ आ गया? फिर यदि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 4 है, किसी से पूछो दशरथ जी को जानता हो तुम? रामचंद्र जी के पिताजी थे, कितने बेटे हैं? दशरथ जी के कितने बेटे थे? 4। दशरथ जी के 4 बेटे थे। ये 4 बेटे हैं। नाम बोलना जरा। बोले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोले राम का रोल नंबर 0, लक्ष्मण का 1, भरत का 2 और शत्रुघ्न का 3। ये रोल नंबर हो गए, ये वैल्यू हो गए एल के। ऐसे अब आपको पॉइंट समझने। अब बताओ इस टेबल में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो, मैंने अभी आपको लिखा था कि पहले आप टेबल बना लो फिर दोबारा समझाता हूं। लिख लिया आपने? ये बोलो लिख लिया पूरा? यस सर। अब बताओ मुझे, थोड़ा पेशेंस रख के बैठना। सब्जेक्ट को समझना है तो पेशेंस रख के बैठो, एक बार समझो, बहुत अच्छे से समझो, क्लैरिटी के साथ समझो। यही तुम्हारा एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, अब ये जो मैंने ब्लैक कलर से 1 2 3 4 लिखे, इसमें मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। ये हो गया आपका 1s। ये देखो, ये जो 1 है ये हो गया 1, ये 2, ये जो 2 है ये हो गया आपका ये 2, ये जो 3 है ये आपका हो गया ये 3s 3p 3d 2p। तो आप बताओ
बोले सर ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है, हम कहाँ पहचाने कि कौन सा एस है? तो ध्यान से सुनो, ये ऑर्बिट नंबर 1 का सब ऑर्बिट है। इसको कैसे पढ़ोगे? इसको कैसे पढ़ोगे? ऑर्बिट 1 का सब ऑर्बिट एस, ऑर्बिट 1 का सब ऑर्बिट एस, दिस इज द एस सब ऑर्बिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। पढ़ना आ गया? पढ़ना आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर, पढ़ना आ गया? आ गया सर। इसको 2s, 2s का मतलब हुआ एस सब ऑर्बिट ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 1 2 को। ये देखो 2 ये है, ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहा है, और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट। तो इसको जब आप पढ़ोगे 2s, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का पी सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का पी सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का डी सब ऑर्बिट। ऐसे पढ़ना है। अब इसको एक बार बहुत अच्छे से पूरा पढ़ डालो और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें सब ऑर्बिट में, मेरी गारंटी है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सब ऑर्बिट। ये फोर्थ का, ये फोर्थ का, ये 4 है, ये 4 का पी है, 4 का डी, ये अलग लिखना, इसमें मत लिखना, इसमें मत लिखना। अगर लिखना है तो फिर से एक नया पॉइंट बना के कि ऑर्बिट 4 हो तो फिर, नहीं तो यहाँ पे कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मना कर रहा हूँ। अलग से या अलग से बना देता हूँ। देखो ये देखो, ये हो गया न्यूक्लियर, ध्यान देना, ये हो गया न्यूक्लियर। यहाँ हो गया ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा, 4 ऑर्बिट हो गया। ये देखो हो गया चौथा ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट। समझ आ गया? समझ आ गया? ये फोर्थ मैंने बड़ा बना दिया समझाने के लिए। अब देखो ये 4 का एस, ये स्फेरिकल जो है वो 4s हो गया, ये 4s हो, ये 4s हो गया, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, 4 का ये जो स्फेरिकल है ये एस, और ये पी हो गया, ये 4 का पी हो गया। ये देखिए ये 4 का, इसको हम बोलेंगे 4 का पी। समझ आ गया? ये 4 का डी हो गया। मैं इसका कलर बदल देता हूं तो आपको थोड़ा दिखने में परेशानी नहीं होगी। ये 4 का, ये हो गया 4 का डी, ये 4 का डी हो गया। अब बोले सर 4 का एफ, ये तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं, वो इसलिए अपन ने पहले अलग अलग बनाए। पहले 4 का एस बनाया, अलग बनाया, 4 का पी बनाया, अलग 4 का डी बनाया, और 4 का एफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा जरा देखना। 4 का एफ बना रहा हूं, एक बनाया ये बिल्कुल पतला सा, ये दूसरा बना दिया ये बिल्कुल पतला सा, ये तीसरा बना दिया, ये चौथा बना दिया। अब बताओ ये पूरा, ये जो हो गया 4 का एफ। अब बताओ ये 4 सबसे, ये 4 सेल हुआ, तो 4 सेल में 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4s भी है। अब बताओ कितना, अब ये कुछ समझ आ रहा है क्या बताओ? अगर नया बच्चा कोई बैठ जाए तो उसे क्या समझ आएगा कि ये क्या फूल बना दिया? ठीक है, समझ आया ना? तो तुम लोग को तो आया ना समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो इस तरह, हाँ अब इसको अलग अलग बनाए। तो ये हो गया आपका 4s, फिर ये हो गया आपका 4p, फिर ये हो गया आपका 4d, ये इस तरह से ये 4d 4f हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसे अपने को बनाना नहीं, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और जिसे तुम बड़ा मतलब बड़े वाले स्ट्रक्चर, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तो है, ऑर्बिट सब ऑर्बिट बस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत टफ चैप्टर है, बहुत समझदारी से पढ़ने वाला चैप्टर है, ठीक है। और बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के सही पढ़े आप पीरियोडिक टेबल सही नहीं पढ़ सकते, केमिकल बॉन्डिंग सही नहीं पढ़ सकते बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर सही पढ़े। अगर कोई पीरियोडिक टेबल पढ़ा दे तो वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो सकता है, मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो कैसा पढ़ा रहा है मालूम? फर्स्ट पहली सीढ़ी बनी ही नहीं है, पहली सीढ़ी बनी ही नहीं है, और दूसरी सीढ़ी उसको ऊपर बना दी जाए, बोलो बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी, और बनेगी तो गिर जाएगी।
तो पीरियोडिक टेबल इज इजियर देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप पीरियोडिक टेबल को सही समझ ही नहीं पाएंगे, पूरा गलत समझेंगे, हर कुछ करेंगे। अरे केमिकल बॉन्डिंग हम छू भी नहीं सकते, समझे। बोले कोई कहे कि यार मैं तो पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगा, बच्चों को बहुत मजा आता है, तो वो कितना पढ़ाएगा आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। अरे मैं जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा ना, तो वो मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। तुमको वो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एकदम ऐसा क्लियर होते चला जाएगा कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपने पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। यार आपकी तीसरी क्लास में मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक एक बात समझ आ जाए, आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ये मेरी कोशिश है आपके लिए। तो आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए, और जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ, और स्टार्टिंग में हो सकता है हेजिटेशन हो सकता है कि कभी कभी गुस्सा आए, लेकिन पढ़ना ऐसे ही चाहिए, पढ़ना ऐसे ही चाहिए। आपको सब तो समझ आएगा कि यार हम कर क्या रहे हैं। आप थ्योरी पढ़ते जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम 10 बार भी थ्योरी पढ़ लेना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। क्वेश्चन करोगे तो कुछ का कुछ होगा, इतनी गुस्सा आएगी, तो वो गुस्सा मैं एक ही बार में आपका खत्म कर देना चाहता हूँ। आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया आज का? तो ये 4S है, 4P है, उसी में 4D है, उसी में 4F है। बोले सर फिर 3 का क्या करें? 3 भी तो है, 2 भी तो है, 1 भी तो है। यार तो ये 1S हो गया, 1 में केवल S ही होता है, ये 1S हो गया। ये देख लो, ये 2S हो गया, ये देखो ये 2S हो गया, और ये 2P हो गया, ये 2P हो गया। अब बताओ 1S भी वही है, 2S भी वही है, 2P दिख रहा है, ये 3S शुरू हो गया, ये देखो ये 3S हो गया, ये 3P हो गया, ये 3P हो गया, ये 3D हो गया, ये और ये 4। तो ये ऐसा, ये आपका ये गुस्से वाली चीज हो गई अब थोड़ी। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मजा आना चाहिए पढ़ाई में और सही लगना चाहिए। बस मेरा ये आशा है आप लोग से। आज की क्लास पूरी एकदम क्लियर हुई है आपको कि नहीं हुई? बताओ, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया सर। सबका? यस सर। चलिए, तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट का कंसेप्ट आपका। और कल मैंने पढ़ाया था आपको एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑर्बिट का, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा सब ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। तो आपको थोड़ा ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। कोई मुझे बता सकता है ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m multiplied by 8/2π। वेल डन, MVR। ये MV इंटू R का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिजिक्स में आप ऐसे एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करोगे, और यह केमिस्ट्री का h/2π का n टाइम्स ऑफ h/2π, एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h/2π। तो आपको कल में मतलब अगली क्लास में आपको और सब ऑर्बिट के बारे में बतलाऊंगा, फिर ऑर्बिटल के बारे में बतलाऊंगा। अभी ऑर्बिटल नहीं आया, अभी तो अपन ने सब ऑर्बिट पढ़ा है। तो ध्यान से समझ लीजिए, इतना अच्छे से कर लीजिए। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, और रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मजे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सबके पास एनसीईआरटी आ गई है कि नहीं बुक? एनसीईआरटी बुक है कि नहीं सब लोगों के पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं है नहीं है अभी। सर मेरे पास। अच्छा, तो प्लीज सब लोग एनसीईआरटी बुक खरीदिए, एनसीईआरटी ऐसी बुक खरीदिए, बुक खरीदिएगा, है ना। बोले सर हमारे तो मोबाइल में है ना। बेटा, आपको मोबाइल में है वो तो केवल एक सब्स्टिट्यूट है, बुक का सब्स्टिट्यूट है, वो पढ़ने के लिए सही नहीं है। आपको बुक खरीदना पड़ेगी, उसमें अंडरलाइन करिए, उसमें लिखिए, उसकी बात को समझिए। बुक, आप कब तक मोबाइल ऐसे 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 करते रहोगे? रॉन्ग भी। 2 चीजें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जो लिखा है उसके नोट्स बनाना और एनसीईआरटी बुक की तरीके से स्टडी करना, ये 2 बातें आपको बिल्कुल ट्रैक पे चलाएंगी। जैसे ट्रेन ट्रैक पे चलती है ना, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, अपने को पटरी पे चलती हुई दिखती है, लेकिन पटरी से बाहर भी होती है,
तो आप बाहर की बुक्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्रैक मस्ट बी क्लियर। ट्रेन का ट्रैक क्लियर रहता है, बाहर भी चलती है बट ट्रैक क्लियर रहता है उसका। तो आप सब लोग एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीदिए। इसके बाद फिर आपको जो बुक खरीदना हो वो खरीद लीजिए। मैं आपको 50 बता दूंगा, हर चैप्टर की बुक बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला है एनसीईआरटी की बुक खरीदना। और मैं जो बोर्ड पे समझा रहा हूँ उसे बिल्कुल क्लियरली समझना, कहीं कोई डाउट वाली चीज नहीं होनी चाहिए समझने में। ये 2 काम अगर आपने कर लिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्रैक कर देंगे, कर देंगे। बस समझ की बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। Thank you, sir. ओके।